नमस्कार। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में लागू एससी और एसटी आरक्षण को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की संवैधानिक खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब देश में राज्यों को अधिकार होगा कि वो अपने राज्य में लागू एससी और एसटी आरक्षण में सब कैटेगरीज बना सके, यानी कोटा के अंदर अलग अलग कैटेगरी में कोटा आवंटित किया जा सकता है। इसके संबंध में अब राज्य सरकारें, प्रदेश सरकारें अपने अपने राज्य प्रदेश में कानून बना सकती हैं और कोटा के तहत अंदर अलग अलग सब कैटेगरीज बनाकर, अलग अलग उपजातियां बनाकर अलग अलग जातियों को उनके प्रतिनिधित्व के आधार पर कोटा दे सकती है। ये एक ऐतिहासिक फैसला भारत की सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने किया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, इसके अलावा जो बाकी जस्टिस थे वो थे जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस बेला M त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। इन 7 जजों की खंडपीठ ने इस केस को सुना था। इस केस में 6-1 के बहुमत से यह फैसला आया है। एकमात्र जो जज थी वो थी बेला M त्रिवेदी, जिन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया। उन्होंने अपने जजमेंट में इसको नहीं माना कि राज्य को यह अधिकार नहीं है, भारत का संविधान ये अधिकार नहीं देता है। लेकिन बाकी 6 जजों ने कहा है कि राज्यों के पास अधिकार है। वो अब कोटा यानी शेड्यूल्ड कास्ट में के अंदर सब कैटेगरी बना सकती है, शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। दरअसल ये केस बड़ा लंबा है। इससे पहले 2004 में भी एक केस आया था जिसमें सब कैटेगरीज बनाए जाने को गैर संवैधानिक और गैर कानूनी करार दिया गया था। लेकिन उस जजमेंट को इन 7 जजों की बेंच ने सही ठहराया है। 7 जजों की बेंच में 6-1 के बहुमत से इस सब कैटेगरी बनाए जाने को सही ठहराया है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि अब इसका जो, अगर आपको सामाजिक तौर पर सीधे तौर पर एक बड़ा बदलाव ये देखने को मिलेगा कि अब इन दोनों कैटेगरी में एक नई तरह की राजनीति और नए तरह के आंदोलन आपको खड़े हुए दिखाई दे सकते हैं, राज्य दर राज्य। और इसको लेकर अब अलग अलग तरह की मांगे भी आपको सुनाई दे सकती हैं। उद्देश्य क्या था? गड़बड़ क्या थी? गड़बड़ दरअसल ये थी कि एक केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था जिसमें कहा गया था कि पंजाब राज्य में जो सब कैटेगरीज बनाई गई हैं एससी और एसटी में, उसको खत्म किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट को पहुंचा और वो मामला अंततः 7 जजों तक पहुंचा और जैसे कि मैंने कहा कि इसको सही ठहराया गया है। संवैधानिक पीठ ने यह भी कहा है कि ये ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें अपने मन से वैसे ही इसको लागू कर देंगी। उनके पास एक बड़ा न्याय संगत डेटा होना चाहिए। उस डेटा के आधार पर ही सब कैटेगरीज बनाई जाएंगी। अब सब कैटेगरीज बनाने का क्या मतलब है, मैं आपको समझाने चलूं तो समझिए कि राजस्थान में एसटी में जो आरक्षण लागू है, मान लिया वहां पे 7% आरक्षण लागू है और उसमें 10 जातियां हैं। 10 जातियों में राज्य सरकार डेटा के आधार पर यह तय करेगी इस 7% में 10 अलग अलग जातियों को सही उनके जनसंख्या के आधार पर, उनके सामाजिक आर्थिक जो पैमाने पर उनकी जो स्थिति है उसको जांच कर उनको सब कैटेगरी के तहत अलग अलग कोटे के अंदर कोटा देगी। यह व्यवस्था राजस्थान सरकार कर पाएगी। जैसे आमतौर पर लगता है कि एसटी कैटेगरी में राजस्थान में मीणा जाति को का प्रतिनिधित्व कुछ ज्यादा है, इस तरह की एक चर्चा अक्सर देखने को मिलती है। तो उस पर इस तरह की कई सारी बातें हैं। तो अब ये हो सकता है कि राज्य सरकार ये फैसला करे कि भाई वो एक तरह का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करे, उसका डाटा जो उपलब्ध होगा उस डाटा के आधार पर वो कोटा के अंदर कोटा लागू कर सके। ये एक बड़ा इसका असर होने वाला है। यह माना गया, सुप्रीम कोर्ट में की पीठ ने भी यह माना कि जो कहीं ना कहीं असमानता है, आरक्षण का जो लाभ लेने वाले लोगों में है उसमें भी किसी एक कैटेगरी में भी असमानता है।
ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने एक आरक्षण का लाभ लिया और आरक्षण का लाभ लेने के बाद वो ऊंचे पदों तक पहुंचे, उसके बाद उसकी जनरेशन टू जनरेशन लगातार लाभ ले रही हैं। तो इसको लेकर भी एक फैसला सुनाया है। 4 जजों ने ये कहा है कि दरअसल जिस तरीके से क्रीमी लेयर की व्यवस्था ओबीसी में की गई है, उसी तरह की क्रीमी लेयर की व्यवस्था एससी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी में भी की जानी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। यानी एससी कैटेगरी में अगर कोई परिवार ऐसा है जो जाति के आधार पर तो वो एससी कैटेगरी में है, लेकिन आर्थिक तौर पर वो सक्षम है, उसकी पहले कई पीढ़ियां आरक्षण का लाभ लेकर ऊंचे पदों तक पहुंची है, या फिर आर्थिक तौर पर वो बड़ा सक्षम है, तो ऐसी स्थिति में उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। बजाय उसके उसी जाति के ऐसे लोग जो कि आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, उनको लाभ दिया जाए। ऐसा ओबीसी कैटेगरी में पहले से होता रहा है। तो ओबीसी के नियम में क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है, उसी व्यवस्था को यहां अब एससी कैटेगरी में भी लागू किया जाए। एक ऐसा फैसला भी इस फैसले के अंदर आया है, यानी एक बड़ा बदलाव है। संविधान में क्या व्यवस्था है? संविधान में व्यवस्था है कि अनुच्छेद 341 में विभिन्न राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों को यह शक्तियां दी गई हैं कि वो अपने अपने राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब को, शेड्यूल्ड कास्ट को, उनको उनकी पहचान कर सके, उनको किस में शामिल करना है, उनको यह अधिकार दिया गया है। इसीलिए उसी आर्टिकल 341 की व्यवस्था को देखते हुए भारत सरकार ने ये बात को माना है, और भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक खंडपीठ ने इस बात को माना है। उन्होंने ये भी माना है कि आर्टिकल 15 जो है, जो कि किसी भी तरह की जो गैर समानता है, यानी जो अवसर है, समानता के अवसर है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। यानी वो भी सब कैटेगरी बनाने की को कहीं ना कहीं मान्यता देता है। लिहाजा अब इस फैसले को लागू किया गया है। इसके असर जो होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर दिखाई दे सकते हैं। और एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर के जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए जस्टिस BR गवई ने भी इसको लेकर इसके पक्ष में फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पर कि भाई ये व्यवस्था अब कहीं ना कहीं लागू होनी चाहिए एससी कैटेगरी में भी। एक और बड़ा जो टिप्पणी इसमें इस जजमेंट में की गई है वो थी जो पंकज मित्तल, जस्टिस पंकज मित्तल, उन्होंने अपना जजमेंट लिखा है। उस जजमेंट में भारत में, प्राचीन भारत में भारत की जातिगत प्रणाली को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि दरअसल भारत में, प्राचीन भारत में जातिगत व्यवस्था नहीं थी, जाति प्रणाली नहीं थी। क्या तर्क दिया है वो मैं आपको पॉइंट दर पॉइंट आपको वो इंग्लिश में है, जजमेंट इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी अनुवाद करके आपको पढ़ाता हूं। तो ये जजमेंट का वो हिस्सा है जिसमें वो लिखते हैं कि संविधान में लगभग एक जाति विहीन समाज और एकीकृत समाज की कल्पना की गई है, लेकिन समानता के नाम पर निम्न वर्ग या दलित वर्ग को सुविधाएं और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए कहा गया है। हमने तथाकथित एक जाति प्रणाली को जारी रखा है। मैं धार्मिक शास्त्रों का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, ना ही दावा करता हूं कि मुझे उनमें किसी के भी बारे में कोई ज्ञान है। हालांकि मैंने कभी कभार भगवत गीता और रामचरितमानस का अध्ययन किया है। शास्त्रों, विशेषकर गीता में मेरे सीमित समझ के अनुसार मैं दृढ़ता से मानता हूं कि प्राचीन भारत में जाति प्रणाली का कोई अस्तित्व नहीं था, बल्कि लोगों में उनके पेशे, प्रतिभा, गुणों और स्वभाव के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया था। ये बहुत अच्छी तरीके से भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13 और अध्याय 18 के श्लोक नंबर 41 में परिलक्षित होता है। मैं उसे नीचे उद्धृत करता हूं। नीचे ये दोनों श्लोक हैं जो कि गीता के श्लोक हैं। अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 41 भगवत गीता के, जिसमें वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने मनुष्य को उनके स्वभाव और गुणों के अनुसार 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। गीता केवल वर्ग प्रणाली को बढ़ावा देती है जो कि वर्तमान जाति प्रणाली से भिन्न है। यह समाज की संरचना को संतुलित करने और प्रत्येक व्यक्ति में सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए व्यक्ति की क्षमताओं, गुणों और चेतना पर जोर देती है। 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण,
जो कि शिक्षक, पुजारी, बुद्धिजीवी, एक पुरोहित वर्ग है। दूसरा है क्षत्रिय वर्ग, योद्धा, पुलिस, प्रशासक यानी प्रशासनिक वर्ग, वैश्य, किसान, व्यापारी, व्यवसायी यानी व्यापारी और किसान वर्ग, इसको वैश्य माना गया। शूद्र, जिसमें कारीगर, मजदूर और श्रमिक और मजदूर वर्ग है, इसको शूद्र की कैटेगरी में रखा गया। भगवत गीता के अगले श्लोक में प्रत्येक वर्ग के अंतर्निहित गुणों को वर्णन किया गया है। शारीरिक शरीर के उदाहरण के तौर पर वर्ण प्रणाली को भी समझाया गया है। व्यक्ति के सिर में जो कि बौद्धिक कार्य करता है उसे ब्राह्मण कहा जाता है। हाथ जो उसे और उसके परिवार की रक्षा करे उसे क्षत्रिय का कार्य करते हैं, इसलिए उसे क्षत्रिय कहा गया। पेट जिसे भोजन की आवश्यकता होती है ताकि उसमें ऊर्जा में परिवर्तित उसको किया जा सके, वैश्य का संदर्भ उसके लिए दिया गया है। और जो कि मुख्यतः किसान और व्यापारी होते हैं जो जीविका कमाने के लिए निवेशित करते हैं। निचले अंग यानी पैर यानी सभी प्रकार का श्रम कार्य करते हैं, इसलिए उनको शूद्र कहा गया है। यानी शरीर के आधार पर भी जो जातिगत प्रणाली बनाई गई है उसके पीछे भी यह तर्क है। स्कंद पुराण में भी एक श्लोक है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारत द्विज उच्यते, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के रूप में पैदा होता है। यानी कार्य करने के लिए और धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रतिभा, गुण, चरित्र और स्वभाव के बल पर वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण के उच्च स्तर तक पहुंचता है। ये जस्टिस मित्तल ने स्कंद पुराण का उदाहरण यहां पर दिया है। आगे वो लिखते हैं पॉइंट नंबर 63, जिसका अर्थ है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्तव्यों का वितरण उनके गुणों और स्वभाव के जन्म से नहीं, स्वभाव के अनुसार किया गया था। सभी लोगों का स्वभाव और विशेषताएं अलग होती थी। उन गुणों के अनुसार उनका व्यक्तित्व आकार लेता था। इस प्रकार विभिन्न पेशेवर कर्तव्यों को अलग अलग स्वभाव और चरित्र के व्यक्ति के अनुकूल बनाया गया था। चूंकि समाज का केंद्र भगवान परमात्मा है, हर कोई आत्मा अपने अंतर्निहित गुणों के अनुसार खुद को और समाज को बनाए रखने के लिए काम करता है। लिहाजा इस तरह की व्यवस्था की गई थी। पॉइंट नंबर 64 में जस्टिस मित्तल ये टिप्पणी करते हैं कि वर्ण प्रणाली के अनुसार किसी को भी निम्न और उच्च नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि ये उपदेश दिया गया है कि हर कोई बराबर है, बराबर अंश है सर्वशक्तिमान का, यानी ईश्वर का बराबर का अंश है। गीता में कहीं भी यह उपदेश नहीं दिया गया कि उक्त वर्ण के जन्म के आधार पर ही उसकी जाति तय होगी। ये अपरिवर्तनीय है। हालांकि समय के साथ वर्ण प्रणाली का ह्रास हुआ और लोगों में व्यक्ति के स्वभाव और गुणों की अनदेखी करते हुए इन वर्णों को जन्म के आधार पर लेबल करना शुरू कर दिया गया। जैसे जिस के यहाँ कोई जन्मा तो उसकी जाति वो बन गया। जो गीता के जो उपदेश है, गीता की जो शिक्षा है, ये उसके ठीक विपरीत है। वर्णों को कहीं से भी ढीले ढाले तरीके से जातियों का नाम दिया गया। बाद में ब्राह्मणों के बच्चे को खुद का ब्राह्मण कहना शुरू कर दिया और फिर चाहे उसके पास वो गुण हो या ना हो, इसी तरह अन्य वर्णों के बच्चे भी अपने पिता के वर्ण जो उसने अपनी जाति अपनाई थी उन्हीं के स्वभाव, उनके गुणों की अनदेखी करते हुए जब होने के बावजूद भी उसकी जाति उन्होंने अपनानी शुरू कर दी। पॉइंट नंबर 66 में उन्होंने संक्षेप में कहा है कि गीता के अनुसार कोई जाति प्रणाली नहीं है, वर्ण प्रणाली थी जिसका उल्लेख अलग अलग तरीके से किया गया है। वो व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के आधार पर किया गया है। लिहाजा प्राचीन भारत में जातिगत कोई व्यवस्था नहीं थी। वर्ण प्रणाली की गलत व्यवस्था जाति प्रणाली के रूप में एक सामाजिक दोष है जो बाद में समय के साथ घुस गया। इसे अच्छा नहीं माना गया क्योंकि इससे समाज को विभाजन होता है, भेदभाव होता है और असमानता इसमें पैदा होती है। ये एक जबरदस्त टिप्पणी यहां पर जस्टिस मित्तल ने अपने जजमेंट में की है। आमतौर पर यह डिबेट लगातार समाज को बांटने के लिए की जाती है कि भाई भारत में जाति व्यवस्था जो सनातन धर्म है, भारतीय धर्म है, उसकी देन है। यहाँ पर जस्टिस मित्तल का इस फैसले को बड़ा महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, जिन्होंने गीता का उपदेश, स्कंद पुराण का भी उदाहरण दिया, रामचरितमानस का भी दिया, और उन्होंने कहा कि देखिए कैसे हमारे प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था थी। उनके काम, व्यक्ति के काम, स्वभाव और चरित्र के आधार पर व्यवस्था की गई थी। उसका बेटा, उसकी जाति अलग हो सकती, उसका वर्ण अलग हो सकता था, उसके चरित्र, उसके गुणों और उसके काम के आधार पर। लेकिन जो
आज के समाज में समाज को बांटने के नाम पर जो जातिगत राजनीति होती है, उसमें इसको भारत के सभी धर्मों पर, भारतीय धर्मों पर एक प्रहार करते हुए इसको एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि जातिगत व्यवस्था भारत में खासतौर पर सनातन धर्म की पहचान है, उसको एक तोड़ने का काम यहाँ पर इस जजमेंट में किया गया है। तो बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है, ऐतिहासिक जजमेंट है, इसको पढ़ा जाना चाहिए। हालांकि अब इस पे कई बड़ी चीजें ये हो सकती हैं कि विजिबली आपको देश में अलग अलग तरह की राजनीति देखने को मिल सकती है, जातिगत लेयरिंग देखने को मिल सकती है। एससी में, एसटी में वो एक लेयरिंग एक अलग तरीके से है, वो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। विरोध भी इसका हो रहा है। विरोध कह रहे हैं कि दरअसल अगर इस तरह का निर्णय है तो निर्णय लेने का अधिकार भारत की संसद को है। इस तरह एससी और एसटी कैटेगरी की जो पहचान है, उसकी व्यवस्था, उसको उसकी जो परिभाषा निर्धारण का जो अधिकार है वो संविधान में किया गया है। उसका इंटरप्रिटेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपने से यह फैसला नहीं ले सकती, लेकिन बहरहाल संवैधानिक पीठ है, निर्णय आ चुका है। अब इस पे क्या होता है, आंदोलन खड़ा होता है, इसको स्वीकार किया जाएगा, वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह ऐतिहासिक निर्णय है कि अब देश में एससी एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरीज बनाई जा सकती हैं। किस राज्य में एससी में किन किन जातियों का प्रतिनिधित्व कितना हो, यह तय हो सकेगा। उसके लिए कानून बनाया जाएगा न्याय संगत डेटा के आधार पर। यह एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोर्ट ने बड़ा बलाघात करते हुए कहा है, इस पॉइंट पे बल देते हुए कहा है कि दरअसल ऐसे नहीं कि कैसे ही बिना किसी डाटा के कर सकते हैं, न्याय संगत डेटा होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर इसका एक बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में हमें समाज में देखने को मिला। बड़ा निर्णय है, इस पर आगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।